तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का पी वाई क्यू, जो इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू है और साथ ही में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2025 का जो बैच है उनके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ऐसे वीडियो और कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। तो देखिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ का देखिए इंपॉर्टेंट देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले 1 मार्क का देखते हैं क्वेश्चन। 1 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का, टोटल सब 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का और 5 मार्क का जो क्वेश्चन आते हैं सब इंक्लूड कर दिया है। तो टिल तक देखिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये 1 मार्क के लिए, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रिफर्स टू द electrical charge which is always an integral multiple of a basic unit of charge, that is q equal to plus minus ne। तो ये आपका नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डिफरेंस में हमेशा याद रखिएगा, ये जो लाइन है आपको हो सके तो पूरा बॉक्स ही बना दीजिएगा और टाइम मिले तो, वरना ये लाइन देखिए आप लिख सकते हो। कभी कभी बहुत से लोग ये आते हैं कि ये लाइन नहीं देते, ये और ये ऐसे लिख देते, ऐसे छोड़ के आ जाते। तो ये एक मतलब नेगेटिव इंप्रेशन मतलब एग्जामिनर में डालता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, बीच में एक लाइन देना है जिसको सेपरेट कर सके। जैसे ग्रेविटेशनल इधर, इलेक्ट्रिक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जहाँ की इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम में डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, जहाँ की इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स कॉम्पेरेटिवली क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग है। कॉम्पेरेटिव लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कम स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ की इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस बाय डायपोल जो है आपका चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, तो उसी को आपको जो डेरिवेशन है उसको एक्सप्रेस करना है। तो जो कि आपका एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जरूर आ सकता है, 2024 में नहीं आया था, 2023 में भी नहीं आया, तो 2025 में बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा। ये जो मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूँ बहुत ही एक्सपेक्टेड है, आपको ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसको डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन आपने किया ही होगा चैप्टर में, तो देख लेते कैसे करना है फिर भी। तो आपको ये फिगर है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है। और डायपोल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों देना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। तो ये क्यू ई मतलब फोर्स, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक, प्लस क्यू का जो फोर्स है इधर में लग रहा है क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई जो फोर्स होता है वही, मैंने क्यू आप एफ बोल के भी लिख सकते हो বা क्यू भी लिख सकते हो। तो नेगेटिव के लिए इधर में, इसीलिए क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक इधर में एक्ट करता है फोर्स और एक ऑपोजिट में। तो ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से क्या होगा, एक डायपोल क्रिएट होगा यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने ट्वाइस से माना है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो लाइन है ये ट्वाइस से हो गया, ये ट्वाइस से हो गया। तो ये जो लाइन होगा हम लोग का, ये लाइन जो होगा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ए साइन थीटा फिगर। तो नेक्स्ट फिगर इतना हो गया। फिगर करने के बाद फिगर हमेशा याद रखें इधर राइट साइड में होना चाहिए। और फिगर ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फिगर बना के मिडिल में नीचे लिखते हैं ये लेटर्स, ऐसा नहीं करना आपको। फिगर थोड़ा छोटा होने से भी चलेगा, लेकिन राइट साइड में बना के और इतना जगह इसमें रखना कि इधर में लिखने को टाइम मतलब लिखने का जगह हो इधर में। फिर फिगर यहाँ पर बीच में बना के फिर नीचे, ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन का मतलब एग्जामिनर में डालेगा, जो कि आपका मार्क काटा सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना आपको, इधर में फिगर और लेफ्ट साइड में लिखना है। तो पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन थोड़ा, जैसे कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एन माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ए प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इतना लिख दिया। नेक्स्ट, सिंस एफ नेट इज 0, ये जो 2 लाइनें बहुत से लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें मार्क कट जाता है आपका। देखो, सिंस एफ नेट इक्वल टू 0 द फोर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट फॉर्म इक्विपल विच प्रोड्यूस अ टॉर्क। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको पहले बताना पड़ेगा।
तो ये अब ये लाइन अगर आपने नहीं लिखा तो आपको यहाँ पर 1 मार्क हाफ मार्क काट देगा एग्जामिनर। तो ध्यान रखना, बहुत से लोग ये पॉइंट जो कि नहीं लिखते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला है, जो डिराइवेशन है एक्सप्रेस करना है। कैसे? तो वी नो जो टॉर्क का फॉर्मूला पता है हम लोग को कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स। अब बीच में कभी मल्टीप्लाई मत देना। फिजिक्स में मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट देने से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई देने से क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करना। आप मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो आइदर फोर्स मतलब कोई एक फोर्स, क्यों फोर्स सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो कोई एक फोर्स, मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल क्यू ई, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्यू ई लिख दिया। तो क्यू ई फोर्स, परपेंडिकुलर सेपरेशन, जो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना था हम लोग का, ट्वाइस है साइन थीटा। तो ट्वाइस है साइन थीटा। और देखो ये साइन में जो मैंने लिखा है सिंस, देखे P इक्वल टू, P मतलब डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात हो रहा है। आपको अगर जैसे कि चैप्टर 4-5 में जाओगे तो आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी पढ़ने को मिलेगा। तो आपको याद रखना ये P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। ये चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वही फॉर्म, उसी सेपरेशन का बात कर रहा है जो कि ट्वाइस है। तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब वेक्टर फॉर्म नहीं देने से भी होगा, कोई बात नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो वेक्टर साइन दे दिया, तो कोई बात नहीं, होगा इसे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको P का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि Q इंटू ट्वाइस ए का मतलब होता है P, तो यहाँ पर Q इंटू ये ट्वाइस ए का मतलब हो गया P। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है और साइन थीटा है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, P क्रॉस E हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटने से ही साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखते आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग का टर्म है उसके ऊपर वेक्टर साइन होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वेक्टर साइन देना मत भूलना। वेक्टर साइन ऊपर देना बहुत लोग भूल जाते हैं, मार्क यहीं पर फिजिक्स में थोड़ा डॉट के लिए भी मार्क आपका कट जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब छोटा छोटा गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इतना हो गया आपका प्रूफ टॉर्क के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन गोज लॉ। तो गोज लॉ क्या है, 1 मार्क के लिए होगा, 1 मार्क। द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट। तो डेट इज, ये जो मैं लिखा है ना डेट इज बोल के, ये आपको हमेशा लिखना है। अगर आपने इसमें भी कुछ गलती होगा, अगर आपने ये चीज़ लिख लिया एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपका मार्क नहीं काटेगा। तो ये चीज़ जरूर लिखना है कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को जरूर यहाँ पर लिखना है। तो डेट इज फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, डॉट होगा तो माथी क्या ऊपर में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म आएगा, वेक्टर का साइन आएगा, जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का। जो वेक्टर फॉर्म को जो डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि ये एरो, तो ये एरो आपको देना पड़ेगा जब डॉट होगा। डॉट हटने से यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, कोस थीटा। कोस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, साइन थीटा, याद रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो गोज लॉ का एक्सप्रेशन देखिए, एग्जाम में गोज लॉ बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि आपको 3 गोज लॉ का एप्लीकेशन 3 है। तो एक तो शीट का है, और एक तो ये स्ट्रेट वायर का है इन्फिनिट लॉन्ग, और एक तो आपका स्पेरिकल सेल का है। तो एग्जाम में क्या बोलता है कि कभी कभी कोई एक करने के लिए बोलता है, आपको कुछ भी आपका मर्जी हो, 3 एप्लीकेशन से कोई एक करने के लिए आता है। 3 मार्क्स का होता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी दे देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम मैंने तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट वही वाला दिया। तो आपका एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई एक लिखने के लिए आता है, तो बेस्ट यही होगा आपका, जो इजी भी है, इतना हार्ड भी नहीं है समझने के लिए। तो यही आपको करना है। तो चलिए देखते कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना है, डायग्राम आपका राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम में क्या बना सकते देखो, तो डायग्राम में देखो बीच में हम लोग क्या है, ये स्ट्रेट वायर है जिसमें 4 अंदर में है, और बाहर में आपने एक क्या लिया, गोजन सरफेस बना लिया है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। उसका लेंथ क्या है, L, रेडियस कितना है, R, और जो हम लोग का इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है कहाँ प्रोड्यूस होगा, एक ये पॉइंट में होगा, एक ये स्ट्रेट पॉइंट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो सरफेस एरिया DS, तो ऊपर में एक, यहाँ पर एक, तो इसके बीच में जो एंगल बना है यहाँ पर 90 है, इसका में एंगल जो बना है 90 है,
और इसका जो एंगल बना है तो 180 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फिगर हो गया। और क्या लिखना है देखिए, कंसिडर इन्फाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो लेमडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो टू डिटरमाइन द फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर मतलब ये पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट, सब ये पॉइंट में लाई करते हैं, यही लाइन में आते हैं सब। तो ये पॉइंट में हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना है आर एंड लेंथ एल विथ इट्स एक्सिस अलॉन्ग द लाइन चार्ज। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, ये खुद भी बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लिखना है, खुद भी बना के लिख सकते हो। जो आपने यहाँ पर बनाया है वही डायग्राम को सिर्फ एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट, तो कैसे करना है इसको, सॉल्व कैसे करना है, आगे डेरिवेशन कैसे करना है, तो फ्रॉम फिगर बोल कर लिखो। और यहाँ पर क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। आपको याद रखना है कि ये तीनों गॉस लॉ का तीनों एप्लीकेशन में यही चीज़ है कि टोटल फ्लक्स निकालना है आपको। देखो फिगर में देखो फ्लक्स कहाँ कहाँ बन रहे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर है वहाँ पर फ्लक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया देखो, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो 3 फ्लक्स बनेगा। वैसे तो फ्रॉम फिगर क्या होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। तो 1 कौन सा होगा, कोई भी पकड़ सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 इसको पकड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि E1 इसको पकड़ो, इसको E3 इसको पकड़ा है तो इसको E2 भी पकड़ सकते हो, E1 भी पकड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई भी। ये जरूरी नहीं है कि इसको E1 ही पकड़ना है, इसको E2 नहीं पकड़ना है, इसको E3, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी पकड़ सकते हो, नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। तो फ्लक्स 1 क्या है, φ1। तो क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर में हम लोग को निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रेट जो वायर है ना वो गॉसियन सरफेस का अंदर में आता है। तो एक क्लोज सरफेस के लिए हम निकालते हैं हमेशा, जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के लिए जो इनक्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन E.ds1 E1 ds1 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पहले याद रहे, पहले डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म मत हटाना, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म रिमूव करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन वैसे E2.ds सेम वैसे क्लोज इंटीग्रेशन E3.ds3। तो वेक्टर फॉर्म आपको क्या करना है, रिमूव करना है अभी। तो डॉट प्रोडक्ट हटा दो, तो क्या आएगा, कोस थीटा। अब E1 के साथ थीटा एंगल कितना बना है, E1 में देखो एंगल कितने बना है, 90 के बना है, तो एंगल 90 सेम ये बैठा है ना आपको वैल्यू, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना। जैसे कोस 90 का 0 होता है तो डायरेक्ट 0 नहीं, ये मत करना, पहले डॉट प्रोडक्ट हटा के, डॉट प्रोडक्ट जैसे हटेगा ये ऊपर का वेक्टर साइन भी हट जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन एजिटिव है, सिर्फ कोस थीटा आ जाएगा, थीटा कितना आपको उतना लिखना है। E2 के साथ कितना है थीटा, 180 है, 180 लिख दिया, और E3 के साथ 90 तो 90 लिख दिया। तो क्लोज इंटीग्रेशन E2.ds2, क्योंकि ये थीटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और बचेगा क्या, कोस 180 वाला। तो 180 में कितना होता है, 1 ही। तो नेक्स्ट, तो कोस तो 180, कोस यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन E2ds2 बचा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, याद रखना डॉट प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये गलती मत कर देना, यहाँ पर एक डॉट भी अगर आपका गलती हुआ तो उसमें मार्क कट जाएगा। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन को इधर लेके आते हैं, तो E2 क्लोज इंटीग्रेशन ds2। तो इंटीग्रेशन से वैसे यार इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना, ये ds है ना, ये आएगा d को रिप्लेस कर देता है, इसको रिमूव कर देता है। तो d को हटाने से क्या बन जाएगा, सिर्फ S2 को तुम S भी लिख सकते हो, क्योंकि सरफेस एरिया ही है, तो S2 लिखो, S1 लिखो, मतलब नहीं है। S2 से हम लोग को मिला ये, तो S भी लिख सकते हैं इसको, E2 को E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने E लिखा, और सरफेस एरिया को क्या होगा, जैसे कि सिलेंडर, एक सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल शेप बना है हम लोग का गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका एरिया लिखना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRL, ये फॉर्मूला है। गॉसियन सरफेस जो एक सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 2πRL होता है। तो इतना लिख लिया। तो ये हो गया एक इक्वेशन, जहाँ से आपको ये मिल गया क्या, टोटल फ्लक्स। तो ये हो गया इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन क्या है कि आप इसको इक्वेशन को 1 मान लो। तो नेक्स्ट एक फ्लक्स निकलिया जो कि हम लोग फिगर से निकाल लिया, और दूसरा फ्लक्स जो कि हमको फॉर्मूला से पता है, जैसे कि फ्रॉम गॉस लॉ से एक फॉर्मूला पता है हम लोग को कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों ने ये चीज़ लिया,
तो फ्रॉम गोज लो बोल के फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग को पता है। तो दो फ्लक्स मिला, एक तो जो इक्वेशन से फ्लक्स निकला, जो हम लोग को फिगर से जो हम लोग को फ्लक्स निकाला ये वाला, और ये एक फ्लक्स निकला जो कि आपको फॉर्मूला में पता है। दोनों फ्लक्स को क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 दे के इक्वेशन 1 एंड 2 दे देना, इसको 2 दे दो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको इक्वेट करना है। दोनों ही फ्लक्स है तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। तो दोनों इक्वेट कर, जैसे कि पहले वाला मिला था E इंटू 2πr, और इसमें है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करो। इसमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखो, ये पूरा को इधर डिवाइड में लेके जाओ। तो डिवाइड में लेके आने से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो चार्ज बाय लेंथ है, तो चार्ज बाय लेंथ को क्या लिख सकते हैं, ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, और आपको भी ऐसे एग्जाम में एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो लेमडा का मतलब क्या है, लेमडा कहाँ से है, आपको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, तो ये जरूर लिखना। तो लेमडा इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ होता है। तो चार्ज बाय लेंथ का वैल्यू मैंने कितना, लेमडा फॉर्स ऑफ सेम 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। तो इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/4πr एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, और देखें ये नहीं लिखने से भी होगा, आपका आंसर मेन आंसर यही होगा। तो लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा पूरा आपका डेरिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अब तक मतलब हर बार गोज लो का एप्लीकेशन एक ना एक आता ही है। तो इस बार बहुत चांसेस है कि ये एप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि 2024 में एप्लीकेशन गोज लो का एप्लीकेशन आया है, लेकिन उसमें कुछ बोला नहीं है। ऐसे बोला कि 3 मार्क का दिया है, और बोला है कोई भी एक 3 एप्लीकेशन से कोई भी एक एप्लीकेशन आपको करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये वाला आपको देखना है, तीनों देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक एप्लीकेशन आपने देखा तो आपका एग्जाम में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जैसे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर गोज लो और प्रूफ ऑफ गोज लो। अब गोज लो जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज गोज लो, वही जो कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट अभी पढ़ा था, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट डाला, उसी को क्या करना, प्रूफ करना है आपको। ये भी एक बार आपका PYQ में आया था ये क्वेश्चन, तो ये बहुत साल हो गया, 2024 में ये क्वेश्चन नहीं दिया है, तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं कैसे करना है प्रूफ। तो पहले तो आपको क्या बनाना, डायग्राम। राइट साइड में क्या होगा, आपका फिगर होगा। तो फिगर में क्या बनाना है कि ये पूरा आपको सर्कल नहीं बनाना है, डॉटेड देके बनाना है, क्योंकि एक गोजियन सरफेस है, ये एक गोजियन सरफेस है, इसे डॉटेड देके बनाना। बीच में एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और रेडियस कितना है, कैपिटल R, और ये पॉइंट हम लोग का जो है सरफेस का पॉइंट है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ। तो आपको क्या लिखना है इसमें, इंट्रोडक्शन, जैसे कि वी विल प्रूव गोज लो फॉर ए यूनिटी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, जो ये पर पकड़ा हम लोग ने, फॉर विच वी हैव चोजन स्फेरिकल गोजन सरफेस ऑफ रेडियस R सेंटर ऑन चार्ज Q। ठीक है, इतना लिख लो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गोजन सरफेस हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड रेडियली आउटर डायरेक्शन विच इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब हर पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, गोजन सरफेस का हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था फॉर्मूला वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय R², वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, इक्वेशन 1 मान लो। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इक्वेशन 1 हो गया। और नेक्स्ट है हम लोग को जो फिगर से देखो, जो और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को फिगर से मिलेगा, देखो। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर DS एक सरफेस है। तो यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ से हम लोग को फ्लक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। नाउ वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, जो फिगर से लिखा है। तो फिगर से हम लोग को क्या मिला, फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ds कोस थीटा। तो थीटा कितना होगा, देखो फिगर में ये स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री होगा। तो कोस जीरो कितना होगा, 1। तो क्लोज इंटीग्रेशन को इधर लेके आओ, तो क्लोज इंटीग्रेशन DS, इंटीग्रेशन क्या करता है, ये D को हटा देता है, तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव, तो बचेगा क्या, ES। तो E का वैल्यू कितना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग 1 में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिया था हम लोग ने, वो जो आप लोग को पहले पता है, जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² होता है। तो इक्वेशन 1 से ये हम लोग को मिला, तो ये हम लोग ने लिख लिया पहले यूजिंग 1, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लिया। और DS का मतलब D काट गया इंटीग्रेशन की वजह से, और बचा S, तो सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पर क्या होगा, देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक जो इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो एक्सप्रेशन था, उसमें क्या था कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस था, इसलिए वहाँ पर सरफेस एरिया 2πr था। लेकिन यहाँ पर जो गोजन सरफेस वो क्या है, सर्कुलर है, स्फेरिकल
सर्कल भी नहीं बोल सकते, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल है तो स्फेयर का सरफेस एरिया आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 4πr² होता है। तो 4πr² इससे भी ये सरफेस एरिया जब मैं बिठाऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे पड़ा 1/4πε0 वो बैठाओ, कैंसिल आउट करने से आपका फाई = चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। वही आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ बोल के लिख देना। ये यूजिंग 1 बोल कर लिखना, जरूर लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 पकड़ना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 बोल के पकड़ना और यूजिंग 1 बोल के लिखना, तो रिलेट कर पाएगा टीचर। तो इतना हो गया आपका प्रूफ। ये गोज लो का आपका पूरा प्रूफ हो गया, जहाँ के फ्लक्स ये तो था हम लोग गोज लो, व्हाट इज गोज लो, ये तो था फ्लक्स = चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पूरा प्रूफ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, जैसे क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज ओके +16 कूलम एंड -9 कूलम आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एयर विद रिजल्टेंट फील्ड इज 0। वो पोजीशन मतलब डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर। जो डिस्टेंस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा फिगर की मदद से समझते हैं। देखिए 2 चार्ज दिया हम लोग को, मान लेते हैं मेरा एक चार्ज क्या है +16 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, और एक चार्ज -9 माइक्रोकूलम। दोनों का जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो बोला है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर अब 0 आपको निकालना है, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है, जैसे इसका बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो देखिए हम बीच में मान के चलता हूँ, मैंने बाहर पकड़ा है तो बाहर ही होगा, आंसर बाहर ही है। लेकिन बीच में पकड़ के देखते हैं बीच में क्यों नहीं हुआ, वो भी तो आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी तो हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, क्यों नहीं मैं दिखाता हूँ। चलिए तो मान लेता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर होगा मान लीजिए। तो यहाँ पर होने से क्या होता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होने से ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उतना निकालना पड़ेगा आपको। 0 होगा या नहीं होगा ये चेक करेंगे पहले। तो ये पॉइंट में अगर कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो दोनों क्या करेगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन होने से ये चार्ज का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, रिपल्शन होने से इधर, ये डायरेक्शन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव। तो ये चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, ये डायरेक्शन में राइट साइड ही होगा। और ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा, 0 होने के लिए तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़, लेकिन अगर ये चीज़ हम लोग यहाँ पर मानते हैं तो ये पॉसिबल होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, एक का इधर है तो एक का इधर है। कैसे देखते हैं, जैसे ये पॉइंट में हम लोग लेट मान लिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये +16 कूलम ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन, मतलब ये चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन होगा, तो इधर राइट साइड में जाएगा। इसलिए E2, इसको मैंने E2 माना है, इसको मैंने E1 माना है। आप E1 इसको मान सकते हो, E2 इसको मान सकते हो, कुछ भी नेमिंग आपका ऊपर में कुछ भी मान सकते हो। मैंने इसको E2 माना है, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। और इसको मैंने E1 माना है, मतलब ये चार्ज Q1 माना है, इसको Q2 चार्ज माना है। तो इसके वजह से क्या, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में E1, तो इसका इधर में डायरेक्शन, इधर का इस डायरेक्शन, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक का राइट की तरफ हो रहा है, एक का लेफ्ट की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये पॉइंट में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होगा। तो इसलिए ये पॉइंट को हम लोग क्या बोला है कि नल पॉइंट भी बोलते हैं, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का मेन इंपॉर्टेंट वही बात है, कौन सा पॉइंट में निकालना है। वो पॉइंट में आपको मान के चलना है कि उसमें एक वर्चुअल चार्ज है, जो कि हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, और ये चार्ज वो चार्ज को कैसे अफेक्ट करता है वही आपको देखना पड़ता है। तो ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटली 0। तो ये पॉइंट का आपका डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने ये चार्ज का जो सामने का चार्ज है ये 9 वाला, तो मान लो ये चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस जो हम लोग को निकालना है उसको मैंने x मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता ही है। अब ये पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
मतलब दोनों का E1 और E2 का जो वैल्यू है सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन में डिपेंड करता है। वैल्यू दोनों का सेम है। अब वैल्यू कैसे सेम है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चार्ज है 16, एक 9 है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम कैसे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो कैसे वैल्यू सेम है, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में 1/4πε0 Q/r², क्यू का वैल्यू तो डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू कैसे सेम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे, ये पॉइंट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उनका वैल्यू सेम कैसे है। तो सेम होने का कारण है डिस्टेंस, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/r² होता है। तो चार्ज ज़्यादा है और रेडियस भी तो ज़्यादा है, तो इसको कैंसिल आउट करेगा ये पूरा। और इसका चार्ज कम है लेकिन इसका डिस्टेंस भी तो कम है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस भी तो कम है। तो ये चार्ज ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है, तो इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा और इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो वैल्यू अल्टीमेटली जो आएगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। Q/r² होता है, Q अलग अलग है लेकिन R जो है R भी तो अलग अलग है। तो जो डिवाइड करके जितना वैल्यू निकलेगा वो भी तो अलग अलग होगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू निकलेगा आपका डिवाइड करके वो सेम हो जाएगा। चार्ज अलग अलग है लेकिन जो डिस्टेंस की वजह से, जो रेडियस की वजह से जो डिस्टेंस है इन लोग का, वो भी दोनों का अलग है। जिसका चार्ज ज़्यादा है उसमें डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसलिए तो वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम हो जाता है यहाँ पर, इसलिए ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे गिवन में मान लिया चार्ज Q1 = Q2, वो पहले लिख लिया। Q1 Q2 कुछ भी कर सकते हैं आप अपना मर्जी से। तो मैंने मान लिया जैसे कि Q1 मान लिया इसको और Q2 मान लिया इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कितना होगा, K का मतलब होता है 1/4πε0, 1/4πε0 K का मतलब होता है। तो K = Q/r², Q1/r1²। ठीक है, एक 1 के लिए और 2 के लिए Q2/r2²। K आगे है, K मैंने डायरेक्ट लिया, K का जगह में आप 1/4πε0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि चार्ज का वैल्यू कितना है 16, तो डिवाइडेड बाय जैसे कि अब रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक 8 है, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको, इसका नहीं। हाँ, हम लोग को ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है E1। तो E1 निकालने के लिए ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिखना है, तो 8 + x होगा, 8 + x इसके लिए। तो E1 के लिए x + 8/8 + x एक ही बात है। ठीक है, E2 के लिए मतलब ये चार्ज के लिए, तो ये चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना है, ओनली x, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ओनली x। तो K 9, चार्ज 9 है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज -9 है, लेकिन हमें उसको क्या लिखेंगे, ओनली 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने से उसका चार्ज डिपेंड होता है, मतलब माइनस होने से माइनस से लिखते हैं, प्लस होने से प्लस है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में माइनस होने से प्लस लिखना पड़ता है, तो +9 लिखा है। ठीक है, तो और ये क्या है, और डिस्टेंस कितना होगा, x², यहाँ से यहाँ r², मतलब r का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ x, तो x²। अब क्या है, ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैल्यू कितना हो जाता है, कैंसिल आउट 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, और E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम मतलब E1 = E2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको सिर्फ E1 = E2 लिखना है, अभी वैल्यू पुटिंग करना है। जैसे E1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये पूरा, E2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करो और कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल करने के कितना बचता है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, तो ट्रिक को आपको यूज़ करना है अपना, वरना आपका ये आंसर ना बहुत लंबा चला जाएगा, पास में कभी कम बढ़ जाएगा, इसमें इतना लंबा चला जाएगा इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन शॉर्ट में कैसे करें, देखो यहाँ पर 16/K तो कट ही जाएगा, 1/4πε0 दोनों तरफ सेम ही होगा। कांस्टेंट टर्म है इसका और इसका, दोनों का सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट वैल्यू है वो, इसलिए। तो 16/x + 8 होल स्क्वायर, इसमें 9/x² है। तो आपको क्या करो कि ये जो वेरिएबल जो है, वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ और जो नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर जो एक तरफ लेके आओ। जैसे कि वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x + 8 है, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, तो x + 8 होल स्क्वायर को इधर लेके चला गया।
या ऐसे भी कर सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओ, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मान लो इधर लेके आया मैंने, तो एक्स प्लस 8 इसको यहाँ पर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ और 16 को इधर लेके जाओ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर, और इधर 9/16 नीचे आ जाएगा 9/16। अब देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मगर मतलब ये स्क्वायर को मैं हटा के, ये स्क्वायर को, ये दोनों स्क्वायर को हटा के, दोनों में स्क्वायर है ना, तो हटा के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, होल में स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल में इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो मतलब इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर। ये स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा, मतलब ये स्क्वायर इधर चला आएगा तो क्या होगा यहाँ पर, रूट ओवर, ठीक है। ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रूट ओवर। तो ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाने से इधर क्या हो गया, रूट ओवर। इसलिए यहाँ पर 3 जा रूट ओवर से निकालना पड़ेगा, तो 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3/4, तो इधर बचा x प्लस 8। और इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर कितना निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, एक्स का वैल्यू निकलेगा 24 सेंटीमीटर। और याद रखना जो एक्स का वैल्यू निकला, ये फिगर में देखो, फिगर में देखना अच्छे से, एक्स का वैल्यू मतलब कौन सा यहाँ पर, ये वाला आपका निकलेगा, मतलब 24 सेंटीमीटर कहाँ से, ये चार्ज से, ये 2 नंबर वाला जो चार्ज है ना, वहाँ से आपका जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर होगा, इसलिए लिख दिया मैंने x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वहाँ से आपका वैल्यू कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी बोल दिया कि ये चार्ज से निकालो, तो ये चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, ये चार्ज से अगर आपका यहाँ का डिस्टेंस 24 है, मतलब x वैल्यू 24, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ तक, तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं, एडिशन करना है। कैसे, 8 को प्लस करो x से, x का वैल्यू कितना है 24, तो 24 में 8 से प्लस कर दो 32। तो यहाँ पर देखो 24 प्लस 8 कितना होगा, 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द 16 माइक्रोकूलम। तो इतना आपको लिखना है। तो ये हो गया पूरा आपका प्रॉब्लम हो गया। ये 2 मार्क्स के लिए आता है, 2-3 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है। तो ये ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले लगाना या कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था वो पहले आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एकदम पूरा इजी है, आपका पूरा इजी है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करके आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा आपका फोर्स का, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। तो ये फॉर्मूला लगाना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है वो पहले निकाल लो, Q का वैल्यू कितना है देखो, यहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ डिस्टेंस दिया है, चार्ज भी नहीं दिया है, तो कैसे पता चलेगा, जो डिस्टेंस दिया है वो हम लोग का रेडियस होगा r, वो पहले लिख लो। अब चार्ज कैसे पता चलेगा, कहाँ से मिलेगा, देखो मैग्नीट्यूड निकालना है किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपको वही लिखना है यहाँ पर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज कितना होता है, सेम होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उतना आपका चार्ज है। तो Q मैंने उतना लिख दिया, Q1 इंटू Q2 मतलब वही है, Q स्क्वायर ही हो जाएगा, वैल्यू सेम है इसलिए मैंने सिर्फ Q ही लिखा। आप Q1 देखिए ये लिखो और फिर Q2 देखो ये लिखो, एक ही बात होगा, ठीक है, वैल्यू सेम है दोनों का। तो फॉर्मूला का वी नो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख दिया, Q1 इंटू Q डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, r² डिवाइड बाय r²। तो वैल्यू बिठाओ, जैसे कि 1 यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना, 1/4πε0 का डायरेक्ट वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ये आप याद रखना, इसको हम के भी बोलते हैं, के 1/4πε0 को के भी बोलते हैं। तो इसका पूरा का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 बैठाओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय r²। आर का वैल्यू कितना है 0.5। देखो आपको ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा सब चीज़। यहाँ पर बोला है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ये डिस्टेंस है, रेडियस है, तो मीटर में होगा, मीटर में लिखना है आपको, सेंटीमीटर में नहीं, ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, ठीक है। तो मीटर में लिखने से कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है,
1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पीको बोलते हैं, पिकोमीटर सुना होगा आपने, पिको। और पिको में क्या होता है कि 1 पिको में 10⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। तो आपको ये कुछ यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। नैनोमीटर होता है, तो नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर, 1 नैनोमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम, ये 3 वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फोर्स निकाल लो, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि स्क्वायर करो पहले इसको सब जो वैल्यू है देखो, ऐसे ट्रिक के साथ करो तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे कि मैं जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, उसको सब मल्टीप्लाई करो और जो 10 का पावर में उस सबको एक तरफ लेके आओ। 10 का पावर के साथ मल्टीप्लाई करो। ये 10 का पावर फिर इससे मल्टीप्लाई मत करना, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये 10 का पावर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे और इससे। तो देखो इसके ऊपर में क्या है, बेस वैल्यू क्या है 10 और 10, तो ये मल्टीप्लाई होने से पावर क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे माइनस है, इससे पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 0.25 निकल जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये 10 है, ये 2 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻⁻20 हो जाएगा। तो ये 20 को तुम ऊपर लेके जाओ, नीचे -20 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+20 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है और पूरा कैलकुलेशन करेगा तो आंसर आपको इतना आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स में आप हमेशा कैलकुलेशन अगर बढ़ाओ तो लास्ट में अप्रोक्स बोलते लिख देना, ये एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन लगता है। ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर होने से भी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं गलत होगा अगर अप्रोक्स लिख देते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपका डिराइवेशन, मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2024 में इस बार आपका इक्वेटोरियल के लिए आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट में आपको निकालने के लिए आया था। तो 2025 में बहुत चांसेस है कि यहाँ से एक नए हर साल आता ही है। तो इक्वेटोरियल वाला चला गया, अब आपका ये एक्सियल वाला बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम देखते थे। तो यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं मिले तो डायग्राम पहले बना लिया, डायग्राम पहले बना लो। तो डायग्राम कैसे बनाना, जैसे कि कोई डाइपोल के बारे में बोला जाता है, उसमें क्या होता है हमेशा 2 चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो वही नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक्सियल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल ये तुम यहाँ ना लिख के इधर भी लिख सकती हो, तुम्हारा मर्जी। यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने पी माना है, एक वर्चुअल जो पॉइंट माना है मैंने एक्सियल लाइन में, तुम इधर भी मान सकते हो। ठीक है, तो -q है, मैंने पॉइंट ए माना, यह पॉइंट बी, इसमें -q चार्ज, इसमें पॉजिटिव q चार्ज। और डाइपोल होगा तो हमेशा मिड पॉइंट हमेशा देना, क्योंकि डाइपोल में मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस अगर आपको लेना है तो डाइपोल में मिड पॉइंट से ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट मैंने ओ दिया, और डाइपोल का पूरा जो डिस्टेंस होता है हमेशा कितना होता है, ट्वाइस ए होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ ए, और यहाँ से यहाँ तक ए, पूरा मिला के ट्वाइस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और पी मेरा एक्सियल पॉइंट में एक पॉइंट है जिसमें जो पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और एक्सियल पॉइंट मतलब ये हॉरिजॉन्टल में, इक्वेटोरियल मतलब वर्टिकल, मतलब यहाँ का होगा पॉइंट। एक्सियल में क्या होगा हॉरिजॉन्टल में, साइड में, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कुछ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। राइट साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो राइट साइड में लिखते हैं। तो राइट साइड में मैंने पॉइंट माना एक पी क्यू, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट में ये दोनों चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा था हम लोग ने, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट ऑपोजिट था, वैल्यू सेम था। वैसे ही यहाँ पर भी, तो ये पॉइंट में कुछ भी नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज का वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, एक बार पॉजिटिव क्यू की वजह से होगा, एक बार नेगेटिव क्यू की वजह से होगा। तो नेगेटिव यही है, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस मान लो, यहाँ पर एक प्लस मान लो, चार्ज मान लो, इमेजिनेशन करना आपको सिर्फ। हाँ, यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब +1 कूलम बोल के लिख दो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q किधर होगा, इधर ये डायरेक्शन होगा, लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। और ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका वजह से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, राइट साइड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा, तो डायरेक्शन राइट साइड की तरफ।
राइट साइड में होगा। और डायपोल में डिस्टेंस हमेशा कहाँ से देखते हैं, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से जो मैंने पॉइंट मैंने माना, जब ये पॉइंट थोड़ा इधर भी मान सकते हो, थोड़ा पास में मान सकते हो, जहाँ पर सूटेबल आपको वहीं पर मान सकते हो, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में मानना है, ऊपर नीचे नहीं, साइड में, राइट साइड व लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होगा आपका, मतलब ये मिड पॉइंट से डायपोल का हमेशा मिड पॉइंट से देखना पड़ता है। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, तो डायपोल का मिड पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ भी एक, जैसे कि रेडियस आर मान लिया, ठीक है। तो कुछ भी रेडियस मान सकते हो, मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डायग्राम, फिगर हो गया कंप्लीट। तो आगे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा परिचय निकालते हैं हम लोग। तो इसका परिचय क्या है, जैसे कि लेट अस कंसीडर, क्या क्या डायग्राम में किया आपको वही देना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। लेट अस कंसीडर ए डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव क्यू ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। माइनस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस और लेंथ ट्वाइस से कुछ भी लिख सकते हो। ये बना के आप खुद भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी मतलब याद करने का जैसा नहीं है। वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बोला था डायग्राम में, कहाँ पर फाइंड करना है, पॉइंट पी में। पॉइंट पी के जगह में आप क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, वही लिखा है मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज, दोनों चार्ज का मिड पॉइंट व डायपोल का मिड पॉइंट एक ही बात है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज भी लिख सकते हो, डायपोल भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जो पॉइंट पी में निकाला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक तो ई पॉजिटिव क्यू, एक तो ई नेगेटिव क्यू, एक पॉजिटिव क्यू की वजह से, एक पॉजिटिव क्यू की वजह से, एक नेगेटिव क्यू की वजह से। पी में पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर याद रखना, क्योंकि चार्ज भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो बाद में देखेंगे वैल्यू कैसा होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा, बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि वैल्यू नहीं पता है ना हमको, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वैल्यू सेम है या अलग अलग है, कुछ भी हो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू की वजह से, मतलब ये पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना है, ई पॉजिटिव क्यू। तो उसका वैल्यू लिखना है आपको, उसका वैल्यू कितना होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वेक्टर साइन देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक डायरेक्शन बन रहा है, ई पॉजिटिव क्यू का एक डायरेक्शन है राइट साइड में, इसलिए आपको क्या करना है, एक ई राइट साइड में है ना, तो एक डायरेक्शन है उसका, इसलिए यहाँ पर आपका वेक्टर साइन देना पड़ेगा, ई पॉजिटिव क्यू वेक्टर साइन। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0, जिसको के भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आर नहीं होगा, देखो ये जो पॉजिटिव क्यू है इसके लिए रेडियस कितना होगा, ये पॉजिटिव क्यू के लिए रेडियस कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का आपका रेडियस कितना है आर, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा वैल्यू, यहाँ से ये पॉजिटिव क्यू से ये पी पॉइंट तक कितना होगा, ये पूरा आर से अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस माइनस कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आपका ए, पहले बता चुका हूँ, पूरा ट्वाइस ए, तो यहाँ आधा कितना होगा ए। तो ये पूरा आर से अगर मैं इतना ए माइनस कर दूँ, बचेगा कितना, इतना। तो हम लोग ये तो डिस्टेंस है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या दिया, वेक्टर साइन दिया, इसलिए हम लोग को ये बताना पड़ेगा एलोंग बी पी। अगर वेक्टर साइन नहीं देना चाहते हो तो ये भी मत लिखना, एलोंग बी पी मतलब कहाँ से, ये बी पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का, तो एलोंग बी पी मतलब एक डायरेक्शन से हो गया, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म दिया। अगर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं लिखना है, ये वेक्टर फॉर्म को हटाना है, तो ये हटने से ये भी हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली इसका मतलब है सिमिलरली नेगेटिव क्यू का वजह से कितना होगा, डायरेक्ट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली देने से खत्म बात। तो सिमिलरली नेगेटिव क्यू के लिए कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, नेगेटिव क्यू के लिए आर कितना होगा, देखो नेगेटिव क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया, और ये यहाँ पर है, तो इतना डिस्टेंस कवर करना था। इतना डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से का ए, तो आर में तब ए प्लस करने से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक ए, तो आर में ए प्लस कर दो, तो यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकल जाता है। तो इसलिए आर प्लस ए होल स्क्वायर एलोंग पी ए, तो किधर है डायरेक्शन, पी ए, या ए पी भी लिख सकते हो, ए पी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव, दोनों निकल गया। अब नेक्स्ट, सिंस जो मैग्नीट्यूड होगा, पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है नेगेटिव से, क्यों ज़्यादा है, देखो पॉजिटिव में डिनोमीटर में माइनस साइन है, मतलब डिनोमीटर का वैल्यू घट जाएगा,
कुछ भी वैल्यू हो वो घट जाएगा, माइनस से मतलब घट जाएगा, तो ये वैल्यू घट जाएगा तो ऊपर का वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल देखो, ऊपर मान लो 10 है, नीचे -5 - 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो 10/3 का जो वैल्यू निकलेगा वो एक वैल्यू निकलेगा मान लो। और ऐसे सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलेगा, मान लो ऊपर 10 है और नीचे क्या है प्लस, मतलब 5 + 2 कितना होगा 7। अब 10/7 का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? इसका वैल्यू ज़्यादा होगा नहीं होगा? जैसे कि 3 हुआ तो इसमें डिवाइड करेगा तो 3 या 9, इसका 3 पॉइंट समथिंग निकल जाएगा। लेकिन इसके नीचे क्या है 5 + 2 मतलब 7, तो 7 डिवाइड करेगा जब 10 को तो 7 × 1 = 7, तो 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है, इसका 1.5, तो किसका ज़्यादा वैल्यू हुआ? तो इसका। इसलिए ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू निकालेंगे, जब वैल्यू तो नहीं पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है, ए का वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव से ज़्यादा होगा। वही हम लोग ने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है उस पॉइंट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन में डिपेंड करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका इधर है लेफ्ट साइड की तरफ और इसका राइट साइड की तरफ, इसलिए दोनों का बीच में क्या होगा माइनस। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई पॉजिटिव क्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेगेटिव क्यू, तो माइनस करो, तो वैल्यू तो यहाँ पर दिया ही है, ये वैल्यू आपको पुट करना है और माइनस करना है, कुछ भी नहीं है। तो देखो माइनस करते समय देखो के और क्यू दोनों का, यहाँ पर देखो के और क्यू दोनों में आता है, तो दोनों क्या है कॉमन चीज़ है, तो उसको कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? ये r - a² और r + a² बचेगा, तो अंदर में यही बचा है 1/r - a² + 1/r + a²। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में के क्यू होता है इसलिए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो के क्यू दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज तो क्यू है, सेम ही चार्ज है, लेकिन वही बात है एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव। जब मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी देखना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया। लेकिन जब इसका वैल्यू पुट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू पुट तुम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? क्यू, इसका तो पॉजिटिव क्यू है लेकिन इसका तो नेगेटिव क्यू है ना, तो ऊपर में जो ये क्यू था इसका यहाँ पर पॉजिटिव क्यू होता और इसका नेगेटिव क्यू, इसलिए नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था ना इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ये जो क्यू था यहाँ से जो हमने कॉमन लिया ये माइनस क्यू होता, क्योंकि वैल्यू लिख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना वैल्यू, तो वैल्यू लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा नेगेटिव क्यू हो जाएगा, तो नेगेटिव क्यू की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, माइनस से प्लस। तो इतना हो गया। अब सॉल्व करना आपको आगे, तो आगे कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स से थोड़ा। तो के क्यू तो क्या लो एलसीएम ले लो, r - a² ये मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एलसीएम तो ये एलसीएम होने से क्या होगा, ये दोनों नंबर अलग अलग चीज़ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो, जैसे कि r - a मल्टीप्लाई दिस, तो 1 बार मल्टीप्लाई करेगा बच जाएगा ये, तो r + a² ऊपर चला जाएगा, प्लस r + a² यहाँ पर है तो ऊपर क्या चला जाएगा r - a²। ऐसे ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं, एलसीएम निकालना आपको पता ही होगा। फिर भी जैसे कि यहाँ पर r - a इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, एलसीएम निकालने के समय में दोनों डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में जो है उसका ऑपोजिट लिख दो। जैसे कि r - a इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर r - a, तो r - a मतलब कैंसिल आउट हो गया, मतलब उसको नहीं लिखना है, तो बचा क्या r + a, तो r + a होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दो। वैसे यहाँ पर r + a होल स्क्वायर है तो ऊपर में क्या जाएगा, यहाँ पर r + a होल स्क्वायर है, बचा क्या r - a होल स्क्वायर, तो ये ऊपर में चला जाएगा बीच में प्लस। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद ही यहाँ पर समझाने के लिए, और साथ ही में आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। देखो सिंस ब्रैकेट देखे a + b जो होल स्क्वायर का प्लस a - b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4ab। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होगा, साइड में एग्जामिनर को आपको समझाना होगा। ये मान के चलिए कि एग्जामिनर दो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, आपको सब उसको समझाना पड़ेगा, लाइन टू लाइन समझाना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा को समझाते हैं ना, वैसे आपको एक एक बार उसको समझाना पड़ेगा कि ये होने से ऐसा है, ये होने से ऐसा ऐसा, तो आपको ये समझ के चलना है। ये कभी गलती मत करना कि एग्जामिनर सब जानता ही होगा बोल के, ये गलती करने से आपका मार्क कट जाएगा एग्जाम में, देखना। तो ये जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कोई थ्योरीम यूज़ कर रहे हो, कोई थ्योरीम यूज़ कर रहे हो, तो साइड में लिख देना है थोड़ा उसके बारे में क्या यूज़ कर रहे हो आप, तो सिंस देकर यहाँ पर लिख देना।
तो मैंने वही यूज़ किया जैसे आर प्लस ए स्क्वायर, तो आर को मैंने ए मान लिया और ए को मैंने बी मान लिया, तो वही फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस आर माइनस ए होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला 4ab मतलब 4ar हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में देखो, डिवाइड में और एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी साइड में लिख देना, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी साइड में लिख देना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फ़र्क इतना है कि होल में एक बार स्क्वायर है, मतलब होल में एक बार स्क्वायर, वही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का जैसा, और होल में दोनों में स्क्वायर है इसलिए होल में स्क्वायर लगा देना एक। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो और एक यहाँ पर टर्म है, जैसे क्वेश्चन हमको पता है कि जो आर का वैल्यू होगा, जो आर का वैल्यू वो ए का वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आर का वैल्यू कैसे देखो, ये हम लोग का ये डायग्राम है फिगर, ये आर का वैल्यू देखो कितना बड़ा है और ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो जो आर का वैल्यू वो ए का वैल्यू से बहुत बड़ा है, तो हम ये एजुकेशन मान के चलेंगे, सिंस आर का वैल्यू ए का वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो ए का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 मान के चलेंगे, तो यहाँ पर जो ए का टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 मतलब 0 पुट नहीं करना, आपको मान के चलना है कि ए पूरा रिमूव हो गया है, तो ए को पूरा रिमूव कर दो, तो ए पूरा कट गया, तो होल में स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं कटेगा, स्क्वायर तो रहेगा, ये पूरा कट गया, लेकिन होल में स्क्वायर है तो ये 2 जा कितना हो जाएगा, आर का ऊपर में स्क्वायर है और ये होल में स्क्वायर है, तो 2 जा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, आर का पावर कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और ऊपर एक आर है, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 4a बाय आर क्यूब बच जाएगा, तो के क्यूब बाय 4a बाय आर क्यूब, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे लिख देना है देयरफॉर ई नेट लास्ट में, जैसे कि ऐसे लिख देना है, देखिए ई नेट इक्वल टू के क्यू 4a बाय आर क्यूब, और इतना लिखने से आपका आंसर हो जाएगा। और देखें ई नेट इक्वल टू 1/4 फॉर्म का, अगर ये फॉर्म में आपको लिखना है तो ऊपर में 4a क्यूब बाय आर क्यूब देना पड़ेगा। ठीक है, और इसको और बढ़ा के लिखे तो ये भी लिख सकते हो, जैसे कि एक पूरा को के ही लिख दिया। ठीक है, आर क्यूब को इधर लेके आ गया, और ऊपर में ट्वाइस ए क्यू को मैंने क्या लिखा, ये 4 को 2 × 2 लिख दिया, 4 को 2 × 2 मतलब एक 2 ए के साथ और एक 2 क्यू के साथ जाएगा, तो ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस क्यू, तो क्यू इंटू ट्वाइस ए का फॉर्मूला होता है पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये देखो साइड में पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ए, डायपोल मोमेंट था फॉर्मूला, तो क्यू इंटू ये ट्वाइस ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी, तो बचेगा क्या के और ये पी, तो ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 भी होगा। ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2k और q इंटू ट्वाइस का वैल्यू क्या हो गया p, तो 2kp बाय आर क्यू, ये पूरा आंसर। तो इतना आपका प्रूफ पूरा 5 मार्क के लिए होगा, पूरा अच्छा से आपको इतना करना है, 5 मार्क पूरा का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये साइड में ये लिखना मत भूलना, ये भी लिखना कि सिंस p का वैल्यू जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा q इंटू ट्वाइस ए होगा, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जैसे कि व्हाट इज अ नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो नेट फ्लक्स निकालना है। अच्छा ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अच्छा नेट फ्लक्स कितना होगा, मतलब क्लोज है ये डायरेक्टली 1 मार्क के लिए, एक्चुअली ये इसका मार्किंग सिस्टम अलग होगा, 1 + 2 + 2 = 5 मार्क के लिए होगा पूरा। तो ये 1 मार्क के लिए ऊपर में क्वेश्चन व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये 1 मार्क के लिए होगा। तो देखते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ये आपका जो गोज लो है, गोज लो का एप्लीकेशन 3 से आया, ये गोज लो का एप्लीकेशन 3 से आया है आपका, जिसमें कि एक स्फेरिकल सेल दिया होता है, उसमें उसके आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस तीनों का पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये अलग अलग फॉर्म से आता है। कभी डायग्राम बना के दे देता है आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ बोल के, 3 मार्क का 3 डायग्राम देता है उसे, वो वाला क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया, अभी देखते हैं बाद में। तो पहले ये देखो, तो इसमें आपको क्या निकालना है, वही एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब एप्लीकेशन 3 को प्रूफ करना है।
देखते हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए बोला है, मतलब ऑन दिस सरफेस नहीं निकालना है, सिर्फ इनसाइड एंड आउटसाइड के निकालना है, ठीक है। चार्ज स्पेरिकल सेल, जैसे मैंने बताया, सेल SHELL होगा। व्हाट इज द टोटल चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन फिर अलग है। यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 1 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का 2 मार्क का क्वेश्चन। और व्हाट इज द टोटल चार्ज इंक्लूड बाय सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग द जंक्शन, लिविंग द सरफेस दिस। तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना होगा तो पता ही है, जैसे कि क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कितना होता है, जो फ्लक्स आपको पहले पता है, जो फॉर्मूला आपका वही लिखना है। फ्लक्स का 2 फॉर्मूला है, एक गॉस लॉ से आता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, और एक फ्लक्स आता है दूसरा E.ds। तो यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए बोला है तो क्लोज इंटीग्रेशन देकर लिखना पड़ेगा। तो कौन सा फ्लक्स लिखना है आपको, जो पहले वाला फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर साइन, ठीक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, ये वाला क्वेश्चन के लिए ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के लिए हो गया। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेशन निकालना है आपको, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, वो निकालना है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालना देखते हैं। तो पहले देखो, आउटसाइड सेल के लिए मैंने निकाला, तो ये डायग्राम जो है, डायग्राम दोनों के लिए सेम होगा, आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों के लिए, ठीक है। तो डायग्राम पहले बना लेना। डायग्राम में क्या है, पहले एक स्पेरिकल सेल बनाना अंदर में, और बाहर में गोजन सरफेस, सर्कुलर गोजन सरफेस, ठीक है, स्पेरिकल गोजन सरफेस। तो स्पेरिकल, तो ये जो स्पेरिकल है, तो स्पेयर है, एक स्पेरिकल सेल है। तो याद रखना, स्पेरिकल सेल में चार्ज कभी भी भीतर अंदर नहीं होता है, हमेशा उसका सरफेस में मूवमेंट करता है, ठीक है। सरफेस में चार्ज होता है, अंदर नहीं होता है, बाहर में सरफेस में होगा। और गोजन सरफेस बाहर आपने ड्रॉ किया, स्पेरिकल गोजन सरफेस, तो ठीक है। तो ये पूरा रेडियस मान लें, ये और सेंटर पॉइंट O मान लिया, ये अंदर का रेडियस R, ये बाहर तक का पूरा रेडियस स्मॉल r, और ये पॉइंट है सरफेस का पॉइंट P पॉइंट। और ये सरफेस का पॉइंट में पहले ही गोज लोग प्रूफ में भी दिखा था हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड होता है, तो दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, E इधर है, ds भी इधर है, ds वेक्टर। तो ये आपका हो गया फिगर। अब निकालना आउटसाइड दिस सेल, मतलब जब r इज ग्रेटर देन स्मॉल r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल, मतलब r का मतलब है आउटसाइड दिस सेल, मतलब ये r के निकालना है। ये r का मतलब ही है आउटसाइड दिस सेल, मतलब यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा अभी। तो आउटसाइड दिस सेल कैसे निकालना है, तो आउटसाइड दिस सेल पहले आपको निकालना है। तो आउटसाइड दिस सेल कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखो, तो आउटसाइड दिस सेल कैसे निकालना है, तो वी नो, पहले तो जो फॉर्मूला हमको पता है, जैसे कि हम लोग को पता क्या है कि हम लोग के पास 2 फ्लक्स है। एक तो है क्वेश्चन में, देखो, एक तो फिगर से मिलता है, EDS वाला, मतलब जो हम लोग का फ्लक्स था, ये फ्लक्स, एक तो ये फ्लक्स है, ये क्वेश्चन में भी है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया वी नो। ये फ्लक्स, 2 फ्लक्स को इक्वेट करने यहाँ पर सिर्फ याद रखना, ये एप्लीकेशन 3rd जो लो है, जो स्पेरिकल सेल के लिए, इसमें सिर्फ आपको 2 फ्लक्स को इक्वेट करना है। एक फ्लक्स ये हो गया E.ds वाला, जो यहाँ फिगर से हम लोग को मिलता है, ये आपने लिख लिया। और दूसरा फ्लक्स क्या है, जो गोजन लो के लिए, क्योंकि गोजन सरफेस हमने बनाया है, इसलिए वो फ्लक्स भी यहाँ पर आएगा, जो कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो 2 फ्लक्स को सिर्फ यहाँ पर इक्वेट करना है, इक्वेट करके जो निकलेगा वही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही निकलेगा जो हम लोग को पहले पढ़ा था, 1/4πε0 Q/r², वही है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर, देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले डॉट प्रोडक्ट हटाओ, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या होगा, वेक्टर फॉर्म भी हट जाएगा। तो ई, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को बाहर के निकालना, आउटसाइड दी थी, इसलिए मैंने ई आउट लिख दिया, आउटसाइड। तो क्लोज इंटीग्रेशन ds, क्लोज इंटीग्रेशन क्या करता है, ये d को रिमूव कर देता है, तो ये d हट जाएगा, ओनली सरफेस s बचेगा। s का वैल्यू मैंने 4πr² लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 4πr² होता है। तो ठीक है, तो ई आउट इक्वल टू, ये तो 4πr² इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट का वैल्यू निकाल लो, तो इधर में मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली इधर जाकर डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो यही है आपका आउटसाइड दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटसाइड दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना। अब नेक्स्ट है, हम लोग को बोला है इनसाइड दिस सेल, इनसाइड दिस सेल में निकालना है। अब देखो, इनसाइड दिस सेल में कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। इनसाइड दिस सेल में आपको क्या करना है, इनसाइड दिस सेल मतलब जब r का वैल्यू इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड दिस सेल मतलब अंदर में, ये सेल का अंदर में, यहाँ अंदर में। तो ये देखो, ये पूरा रेडियस कैपिटल R है,
ये सरफेस के लिए कैपिटल आर रेडियस, लेकिन सरफेस से अंदर होने से यहाँ तक का होगा, मतलब ये अंदर कहीं भी हो सकता है। तो जो रेडियस होगा ये आर मत नहीं पकड़ना है हमको, स्मॉल आर पकड़ना है। स्मॉल आर बाव कुछ भी और दूसरा कुछ भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, आर लेस देन कैपिटल आर। तो ई इनसाइड में तो चार्ज ही नहीं है। हम लोग को स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होता है वो तो बाहर का सरफेस में होता है, सरफेस के बाहर, अंदर तो चार्ज ही नहीं होता। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आंसर तो जीरो ही होगा। आपका क्या मतलब, इसमें आपका क्या सोच है, क्या राय है, जरूर बताना, ठीक है। तो इनसाइड यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा, इनसाइड पॉइंट में होगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4π/0 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में मैन तो क्या है, चार्ज ही तो है। अब चार्ज ही यहाँ पर जीरो बिठा दो तो पूरा क्या निकल जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ई इनसाइड क्या है, जीरो। रीजन भी लिख देना साइड में, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल चार्ज ओके इनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया दो, इंटीरियरिंग फ्लक्स इतना दिया और लिविंग दी फ्लक्स इतना दिया। इंटीरियरिंग और लिविंग दो फ्लक्स दिया तो आपको पहले टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल मतलब दोनों को ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि इंटीरियरिंग और लिविंग बोल रहा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपको निकालना है। तो दोनों को पहले माइनस करना पड़ेगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो ये आपको माइनस करना है पहले, यहाँ से एक फ्लक्स निकल जाएगा और टोटल चार्ज बोला है तो फ्लक्स निकाल दिया तो चार्ज भी निकल जाएगा। कैसे, फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ये वाला एक था और ये एक ये वाला। कौन सा वाला यूज़ करेंगे, चार्ज निकालना है तो हम ये वाला फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि एंड देखे पहले लिख दो क्वेश्चन में क्या दिया है, लिविंग फ्लक्स मान लो 5 मान दिया, ठीक है, इतना दिया है। लिविंग दी फ्लक्स देखो पहले इंटीरियरिंग दिया है, क्वेश्चन के लास्ट से पहले बोला है इंटीरियरिंग, ये इंटीरियरिंग के लिए और ये लिविंग के लिए। तो लिविंग को मैंने Q1 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, 5 1 और इसको 5 2 मान लिया। तुम इसको 5 1 और इसको 5 2 भी मान सकते हो, माइनस करने के समय बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो 5 1 मान लिया इसको, इंटीरियरिंग दी फ्लक्स 5 2 मान लिया इसको, ठीक है। नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो 5 1 - 5 2 ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो माइनस कर दिया तो कितना निकलेगा, माइनस कर दो। जैसे माइनस करने समय यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आता है, जैसे 3 × 10⁴ है, -2 × 10⁴। तो देखो 10⁴ 10⁴ कॉमन आता है, तो ऐसे करना, इसको जस्ट दिखा दे रहा हूँ। 10⁴ कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा, 3 - 2, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखो 10⁴ दोनों में है तो कॉमन ले लो तो 3 - 2 बचता है अंदर में, ऐसा लिख सकते हैं। 3 - 2 कितना होता है, 1, तो आंसर कितना बचा, 10⁴, 1 × 10⁴, इतना निकलेगा 1 × 10⁴। तो आंसर निकला 10⁴, ये मेरा निकला फ्लक्स। इसको 10⁴ ही छोड़ दो, अभी इसको चेंज नहीं करना, इतना ही रख दो, ठीक है। सॉल्विंग में इजी होगा। तो नेक्स्ट है विनो। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला वो निकालो, जब यूज़ करो उसको, विनो फ्लक्स इक्वल क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो चार्ज निकालना है हमको, फ्लक्स का वैल्यू पता है इतना, वैल्यू पुट करो और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो तो चार्ज वैल्यू निकल जाएगा। तो चार्ज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड में इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने में देखो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ये जो पावर है, ये पावर वाला 10 का पावर वाला से मल्टीप्लाई करो, ये एग्जैक्टिव आपको ये लिखना है। फर्दर कैलकुलेशन करना ही नहीं है आपको, पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। आधा में करके छोड़ेगा भी आंसर ऐड है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो पावर तो प्लस होने जा रहा था लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 4 चला गया 8, और पावर वैल्यू किसका बढ़ा है, ये वैल्यू, इसका वैल्यू बढ़ा है, ये 2l है, ये और 4 है, तो इसका वैल्यू बढ़ा है तो साइन इसका ही आएगा। तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव साइन। इतना चार्ज से कूलम ऐसा यूनिट आपको हमेशा देना है, कूलम होगा ऐसा यूनिट, ठीक है, इज़ द रिक्वायर्ड चार्ज। तो यही आपको चार्ज निकालना था, ठीक है। तो इतना हो गया ये क्वेश्चन नंबर कितना वाला था, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये पूरा 5 मार्क के लिए 1 मार्क 2 मार्क 2 मार्क करके डिवाइड करके आता है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना है, देखो ये एक NCERT का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये शायद 1.9 कितना का ये है,
इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूजन बहुत लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। कहाँ कन्फ्यूजन है मैं दिखाता हूँ। देखो कोऑर्डिनेट, यहाँ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो इसको देखते ही छोड़ देते हैं लोग, लेकिन बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 लाइन का आंसर है। चलिए देखते हैं क्या बोला। जैसे कि ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA, मतलब मैंने एक चार्ज पकड़ लिया QA चार्ज, जैसे कि Q1 और Q2 भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो QA पकड़ लिया 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5, ठीक है, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट अ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट दिया, देखो कोऑर्डिनेट का फॉर्म में दिया है आपको, तो ये आपको समझना है। ए, ठीक है, 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 + 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो 2 चीज़ निकालना है आपको, एक तो निकालना है टोटल चार्ज और एक निकालना है डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पहले फॉर्मूला बता मुझे फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल होता है P, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू P इक्वल टू Q इंटू चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द डायपोल, मतलब ट्वाइस A, Q इंटू ट्वाइस A, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला। तो वो यूज़ करना है। तो पहले तो क्या करना है आपको, गिवन लिखना है। फिजिक्स में, मैथ्स में याद रहे, केमिस्ट्री में आंसर कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन आपके सामने गिवन जो दिया है पूरा भर दो, आपको 1 मार्क मिल जाएगा वहाँ पर। अच्छा से लिखना, जो गिवन दिया है जो सब लिख देना, वहाँ से 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपको पूरा मैंने सॉल्व करना आता ही नहीं है तो गिवन लिख के आ जाना, कुछ तो लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूर, और गिवन ही लिख के आ जाना क्या क्या दिया है, और आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। तो गिवन में पहले लिखो, गिवन में क्या क्या दिया है, QA QB 2 दिया है, एक पॉजिटिव एक वैल्यू, देखो वैल्यू सेम है चार्ज का, सिर्फ एक पॉजिटिव है का नेगेटिव है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बाद में चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए एक्चुअली। तो 8.85 × 10⁻12 होता है, और SI यूनिट C कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और साथ ही में जो आपका कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट मतलब आपका वैल्यू होता है A। कोऑर्डिनेट में जो आपका वैल्यू दिया उसका मतलब होता है A का वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। A का वैल्यू यहाँ पर डिस्टेंस है, इसलिए नेगेटिव भी दिया है पॉजिटिव भी दिया है। आपको पॉजिटिव यूज़ करना है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर बी इन नेगेटिव, ओके। तो दैट्स वाई वी यूज़ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करना है। तो A इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल चार्ज निकालना आपको। तो आपको पहले क्वेश्चन में टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या करना है कि दोनों चार्ज को सिर्फ ऐड करना है, एक है QA एंड एक है QB। तो QA + QB 0 हो जाएगा, क्योंकि QA का जो वैल्यू है और QB का वैल्यू सेम है, सिर्फ एक का आगे नेगेटिव है, तो प्लस करने समय क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। टोटल चार्ज 0। पहला क्वेश्चन खत्म। 2 मार्क का लिए हुए, 1 मार्क आपको मिल चुका है, 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है सिस्टम का। फॉर्मूला आगे बता चुका हूँ, P इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए। तो चार्ज आपको क्वेश्चन में दिया है। अब चार्ज देखो, आइदर चार्ज यूज़ करना है, एक नेगेटिव दिया एक पॉजिटिव, आप क्या यूज़ करोगे, पॉइंट चार्ज, आइदर चार्ज कोई एक यूज़ करना है आपको। नेगेटिव वाला आपको यूज़ नहीं करना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू तो सेम है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है, आपको पॉजिटिव वाला यूज़ करना है। तो Q इंटू ट्वाइस है, तो चार्ज कितना है आपको, जैसे कि 2.5 × 10⁻7 इंटू 2, मतलब 2 दे दो, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखने से भी होगा आपका, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से अच्छा होगा। तो P वेक्टर फॉर्म में होने से ये A के ऊपर वेक्टर फॉर्म आएगा, Q के ऊपर नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि Q एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 इंटू A, और A का वैल्यू कितना होगा 15, याद रखना। ये कोऑर्डिनेट में जो आपका वैल्यू दिया ना, ये कोऑर्डिनेट में वैल्यू देने से मतलब याद रखना, बहुत लोगों का कोई क्वेश्चन में होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो डायपोल के बीच में डिस्टेंस होता है, दो डायपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव Q, दो चार्ज के बीच में डायपोल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ट्वाइस है। तो बहुत लोग का गलती यहाँ पर हो जाता है कि ये 15 को ही वो लोग ट्वाइस ए मान लेते हैं, इसको ट्वाइस ए नहीं मानना है। कोऑर्डिनेट का फॉर्म में दिया मतलब ये सिर्फ ए है, लेकिन डायपोल का डिस्टेंस क्या होता है, ट्वाइस ए होता है। तो बाद में जाके आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी ट्वाइस ए आ गया है, तो आपको फिर डबल ट्वाइस ए नहीं करना है, आपको ए यूज़ करने पर ए बोला है। तो पूरा ट्वाइस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 2 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 × 15 इंटू, और सेंटीमीटर में दिया क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर बदल भी सकते हो, यहाँ पर आप बदल दो, अच्छा होगा। तो 15
इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेंटीमीटर में चला गया। देखो सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर से मीटर, तो ये सब आपको आना चाहिए। ये आप लोग को मतलब ये बहुत काम आएगा फिजिक्स में, हर जगह ये काम आता है। ये आपको गिवन जब लिखोगे तो हर जगह आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको आना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं इसमें मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे मिलीमीटर से फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, हाँ ग्राम से केजी, फिर मिलीग्राम से केजी। तो ये कैसे होगा ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे करना है। ये सब आपको आना पड़ेगा फिजिक्स में। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। पावर क्या हो जाएगा, ऐड। पावर ऑलवेज ऐड ही होता है, लेकिन इसका आगे नेगेटिव साइन है तो -7 -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस है प्लस, तो 7 8 9, बड़ा नंबर 7 है इसलिए जो साइन होगा सिंबल वो भी 7 का आएगा। तो 7 का सिंबल क्या, माइनस, तो माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस 7 8 9 हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, बीच में तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस माइनस से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस है प्लस, ये सब हो जाएगा सिचुएशन। 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻2 होगा ना, तो ऊपर का प्लस होने से 10⁻⁻7, तो बीच में प्लस होने से भी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्चुअली, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। पावर सिंबल किसका होगा, जिसका बड़ा नंबर है माइनस, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। और ये CM है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलोमीटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। कभी कभी ऐसा यूनिट ही पूछ लेता है, तो कूलोमीटर आपका आंसर तो निकाल लिया, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 मार्क काट देता है आपका, याद रखना। 1 मार्क का तो हाफ मार्क काट देगा यहाँ पर। तो ये कूलम डेस मीटर लिखा है मैंने, तो कूलम मीटर एक साथ लिखोगे CM, तो इसका मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, लाल बटन दिख रहा होगा। चप्पल फेंके, पेंसिल फेंके, कलम फेंके, कॉपी फेंके, कुछ भी फेंके मारो, वो सब्सक्राइब के बटन में जरूर मारना। क्या बोला तूने? तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आ सकता है, ये 2-3 साल से दिया ही नहीं है क्वेश्चन। तो इफ़ इक्वल टू, ईजी है, 1-2 लाइन में हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, I कैप J कैप लगा के दिया है, पूरा डायमेंशन के साथ दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3I कैप, ठीक है, 3I कैप प्लस 6J कैप प्लस 4K कैप न्यूटन पर कूलम। देखो न्यूटन पर कूलम। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताते दे रहा हूँ। देखो और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी आ जाता है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, 2 ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं, वो 2 यूनिट आपको लिखना है 2 मार्क के लिए। एक तो होता है न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट आपको आना चाहिए। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। तो आपको ये याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि 2 ऐसा यूनिट लिखो बोल के। ठीक है, तो एक तो न्यूटन पर कूलम होता है, एक तो वोल्ट पर मीटर होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन YZ प्लेन। ठीक है, ओके, YZ प्लेन में बोला है। देखो YZ जो क्वेश्चन में दिया है उसको छोड़ना है, और जो नहीं दिया उसी को हम लोग को देखना है। YZ प्लेन बोला है, और यहाँ पर देखो XYZ IJ के मतलब 3 डायमेंशन, मतलब XYZ 3 डायमेंशन की बात हो रहा है। तो 3 डायमेंशन में हम लोग को Y के बाद बोला है, Z के बाद बोला है, X के बाद नहीं बोला, मतलब हम लोग को निकालना किसके साथ है, X का। Y और Z के बाद बोल दिया, मतलब Y और Z का नहीं निकालना है, हम लोग को X का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर यूज किसका होगा, I कैप का। J कैप का मतलब होता है Y, K कैप का मतलब होता है Z। Y और Z क्वेश्चन में दिया है, ये ट्रिक ही आपको फॉलो करना है। जो क्वेश्चन में दिया आपको वो यूज़ नहीं करना है, उसका वैल्यू निकालना ही नहीं है। YZ बोला है मतलब J और K कैप का वैल्यू निकालना ही नहीं है, आपको फोकस करना है I कैप में। ठीक है, X का वैल्यू मतलब I कैप में फोकस करना है आपको। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3I कैप। तो एक्चुअली अगर इसको वैल्यू में निकालने का, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो यही करना है आपको। कभी कभी ये चेंज कर देता है, YZ की जगह मान लो जैसे कि दे दिया ZX, तो बचा क्या, Z और X दे दिया, बचा क्या Y, तो Y का मतलब होता है J कैप। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको 6 यूज़ करना है। तो देखते क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और फ्लक्स निकालने का 2 फार्मूला है, एक गोज लॉ से आता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक फार्मूला आता है आपका फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे फ्लक्स इक्वल टू मैंने बिना वेक्टर फॉर्म का यूज़ किया लिखा है, तो आप भी लिख सकते हो। देखो सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, डॉट वॉट इंटू बीच में कुछ भी नहीं देना है, गलत हो जाएगा, लेकिन डॉट भी दे दो गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए मतलब एरिया, एरिया का जगह आप एस भी लिख सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखने से बहुत बार गलती हो जाता है, तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट। यहाँ पर फॉर्मूला सॉल्व ही करना है तो वेक्टर फॉर्म का लिखना यहाँ पर मतलब ही नहीं है वेक्टर फॉर्म में लिख के, बाद में गलत हो जाएगा फिर। तो डायरेक्ट इसे ऐसे लिखना, उसको आप सॉल्व करे हुए तो डिराइवेशन करने समय वेक्टर फॉर्म में लिखना, लेकिन सॉल्व करते समय डायरेक्ट लिखना, जैसे कि फ्लक्स इक्वल टू ई ए, डायरेक्ट ई ए बाई ई एस लिख सकते हो। तो हम लोग को वाई जेड में बोला है, वाई जेड प्लेन में बोला है, तो बचा क्या है एक्स। एक्स का मतलब होता है आई कैप 3 डायमेंशन में, तो आई कैप मतलब आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो पूरा है, लेकिन पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ एक्स के लिए निकालना है, आई कैप के लिए। तो वैल्यू कितना है 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और एरिया कितना दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो 90% स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो जाता है। देखो कैसे, सेंटीमीटर है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गलती कर देते। देखो यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर ना, 20 एरिया है इसलिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है स्क्वायर, और सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में लेके आना, तो 20 तो एजिटिव रहेगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में लेने के लिए मैंने बोला था 10⁻², तो इतना लिख देते हैं, ये गलती है, ये गलत है। कैसे, सेंटीमीटर से मीटर में आने से 10⁻², लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, होल में स्क्वायर है, तो इसमें यहाँ पर भी तो होल में स्क्वायर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी होल में स्क्वायर लगेगा, इसलिए 20 इंटू यहाँ का 10 का पावर 2 to the 4 -4, ये पूरा ये हो गया आपका एरिया, तो इसे निकालना है, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻² मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो होल में भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 3, आई के लिए निकालना है, और एरिया कितना है 20 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई करके लिख दो, इतने होगा आपका आंसर। तो फ्लक्स, कभी कभी फ्लक्स का ऐसा यूनिट पूछ लेता है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट आपको याद होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा यूनिट आपने नहीं लिखा तो 1 मार्क फिर जाएगा, यहाँ पर फिर आपका कट जाएगा मार्क, ठीक है। 1 मार्क के लिए आता है, हाफ मार्क तो कट ही जाएगा यहाँ पर आपका। तो ऐसा यूनिट लिखना है, जैसे भी इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन डिवाइड में होगा कूलम, मीटर इसको डिवाइड में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डिवाइड में कूलम होगा, ठीक है, मीटर ऊपर होगा, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका गॉस लॉ का एप्लीकेशन से आया, जो कि एप्लीकेशन नंबर 3, जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3 है वहीं से आया है। तो देखते हैं क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन द फिगर गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा। तो डेंसिटी सिग्मा दिया, कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो देखो अभी थोड़ा आगे हमने किया था गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन 3 नंबर स्फेरिकल सेल के लिए जो एप्लीकेशन है ना, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो व्हाट विल बी द बोला है, 3 मार्क्स दिया है, व्हाट विल बी मतलब पूरा डिराइव करना ही नहीं है आपको, पूरा डिराइव करना है। व्हाट विल बी द बोला है मतलब डिराइवेशन पूछा ही नहीं है आपको, डिराइव करने नहीं बोला है। बहुत बार गलती ये हो जाता है कि स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं आता से। व्हाट विल बी मतलब आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, तीनों फिगर में, एक फिगर में कौन सा फिगर में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, तीनों फिगर में, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको सिर्फ लिखना है आंसर डायरेक्टली। तो आंसर आपको डायरेक्ट याद ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना, आंसर क्वेश्चन जो फॉर्मूला है आपका वही होगा इसका आंसर। देखो ये बोला है आपका पी पॉइंट को फोकस करो, पी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन कंडीशन इतना ही है कि सिग्मा के टर्म में लिखना है। और सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, ठीक है। ये आप एग्जाम में नहीं लिखने से भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा लिखना, आप एग्जाम में भी लिखना, क्योंकि इससे एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है टीचर में। आप टीचर को समझा रहे हो कि ऐसा हो रहा है, सिग्मा कहाँ से आया, तो आपने समझाया कि सिग्मा यहाँ से आया, तो ये टीचर में एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन डालता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा पेपर जब चेक होगा ना, तो एक पॉजिटिव मैनर में चेक होगा, तो आपका मार्क नहीं कटेगा, जितना आपने लिखा है कम से कम उतना आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पहला फिगर कर लिया गया होगा, देखो पी पॉइंट कहाँ, आउटसाइड, मतलब आउटसाइड दी सेल निकालना है, ये आपका सेल है, आउटसाइड दी सेल आपको निकालना है। तो आउटसाइड दी सेल थोड़ा आगे प्रूफ किया था,
लेकिन आपको सिर्फ आंसर लिखना है यहाँ पर। तो कितना निकला था आउटसाइड दिस सेल? आउटसाइड दिस सेल को कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस सेल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला उतना ही होगा 1/4π0 Q/r²। ऐसे लिखना है। आउटसाइड दिस सेल मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड दिस सेल मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। तो 1/4π0 Q/r², यही है। लेकिन आउटसाइड द सेल में ये क्या चेंज हो जाता है पता है? रेडियस चेंज हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आर है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कैपिटल आर देता है, तो आपको कैपिटल आर लिखना होगा। तो रेडियस में ध्यान रखना, और सब तो सेम फॉर्मूला, ठीक है। और इसको सिग्मा के टर्म में कैसे लिखे? तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। तो 4πr², ठीक है। यहाँ पर देखो 4πr², एप्सिलॉन नॉट को साइड में रखो, 4πr²। स्पेरिकल जो एस्फीयर होता है, एक एस्फीयर, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है? 4πr²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 4πr² है, जो 4πr² है उसका जब मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया लिख सकता हूँ। 4πr² का एरिया, क्योंकि स्पेरिकल का बात हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि 4πr² के जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो 4πr² के जगह ए लिखना है। तो अगर 4πr² जगह ए हो गया तो ऊपर चार्ज है, तो नीचे ए है और एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो चार्ज बाय एरिया क्या हो जाएगा? चार्ज बाय एरिया सिग्मा बचेगा कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने वही लिखा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, आउटसाइड दिस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखो ये स्पेरिकल सेल है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया ही नहीं है। स्पेरिकल सेल का ये पॉइंट में निकालना है। अब ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पेरिकल ये गॉसियन सरफेस बनाया ही नहीं, क्वेश्चन में बनाया ही नहीं है। इसलिए ये आपका क्या होता है? ऑन दी सरफेस बोलते हैं इसको। पहले आपने क्वेश्चन डिराइवेशन किया था इनसाइड और आउटसाइड के लिए, लेकिन ये बोला ऑन दिस सरफेस। ऑन दिस सरफेस होने से क्या चेंज आएगा? ओनली रेडियस में चेंज आएगा। ऑन दिस सरफेस मतलब जब स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम है, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होगा। मतलब जो पहले फॉर्मूला था जिसमें कि तुमने स्मॉल r² लिखा, अभी ऑन दिस सरफेस में होने से डायरेक्टली तुम्हें क्या लिखना है? ऑन दिस सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस में है ना अभी, तो स्मॉल आर तो है ही नहीं, क्योंकि सरफेस में देखो ये जो फिगर था इसमें आर ये था ना, ये जो स्पेरिकल सेल का जो रेडियस था इसमें कैपिटल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर होता है, क्योंकि बाहर में एक सरफेस था गॉसियन सरफेस, यहाँ पर गॉसियन सरफेस नहीं है, इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सेम वैल्यू है। इसलिए पहले फॉर्मूला जो निकाला उसका ही सेम टू सेम आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर r² है, स्मॉल r², तो अभी क्या बन जाएगा? कैपिटल r² बन जाएगा, ठीक है। मतलब r कैपिटल आर के बराबर है, तो स्मॉल आर का जब आपको सिर्फ कैपिटल आर निकालना है ऑन दिस सरफेस के लिए, ठीक है। तो सेम है, तो बाद में जब सिग्मा का टर्म में कन्वर्ट करोगे तो सेम ही होगा। 4πr² का वैल्यू 4πr² जब मैंने क्या लिखा? ए लिखा। ए मतलब सरफेस एरिया, स्पेरिकल सरफेस एरिया। स्पेरिकल जो फिगर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। तो Q/A क्या हो जाएगा? सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सेम ही होगा, Q/σ/, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, पूरा डिराइव ही नहीं करना है, सिर्फ लिखना है आपको, ठीक है। 1 मार्क का मेरा क्वेश्चन होगा, सिर्फ लिखना है। व्हाट विल बी द बोला है ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हमें लिखना है व्हाट विल बी द बोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 नंबर फिगर क्या देखो, 3 नंबर फिगर में क्या बोला है? गॉसियन सरफेस कहाँ पर बना? देखो ये पूरा स्पेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस कहाँ बन रहा है? यहाँ पर अंदर में, मतलब पी पॉइंट कहाँ है? अंदर में। रेडियस कितना है? स्मॉल आर, ध्यान रखना, रेडियस कितना है? स्मॉल आर और अंदर में। अब देखो ये स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस में मैंने पहले भी बोला था कि इनसाइड द फिगर, इनसाइड द स्पेरिकल सरफेस चार्ज होता ही नहीं अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जो स्पेरिकल सेल के अंदर में तो चार्ज ही नहीं होता है। स्पेरिकल जो कोई भी स्पेरिकल सरफेस हो उसका सरफेस में चार्ज हमेशा रहता है। अगर हम वहाँ पर चार्ज इनपुट करें तो चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं, सिर्फ सरफेस में होगा, ऊपर सरफेस में चार्ज होगा, ठीक है। जैसे कोई भी रॉड स्टील हो गया, रॉड स्टील होने से ना, जैसे कि उसमें करंट अगर हम लोग को छोड़ दिया तो हम लोग को करंट क्यों लगता है? क्योंकि उसका ऊपर में फॉलो करता है, ठीक है, उसका ऊपर में। जैसे कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट भी होता है फिजिक्स में, जिसमें कि एक स्पेरिकल बॉल में चार्ज को फॉलो कराया जाता है। हाँ, ऊपर चार्ज देने से वो स्पेरिकल बॉल का अंदर में चार्ज नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर सरफेस में चार्ज होता है, ठीक है। करंट ऊपर में फॉलो करता है, सिर्फ सरफेस में, आउटर सरफेस में, ठीक है। तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो ये पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। जो चार्ज है ना, चार्ज यहाँ होगा, यहाँ ये सरफेस में, स्पेरिकल जो एरिया है ना सरफेस, उसका सरफेस में चार्ज होगा, अंदर नहीं जाएगा, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो आपको वही लिखना है,
electric field equal to 0 because Q equal to 0 since there is no charge present inside the cell। इतना लिखने से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पूरा 3 मार्क्स के लिए। सिर्फ लिखना था आपको यहाँ पर, डायरेक्टली डिराइवेशन नहीं करना है। व्हाट विल बी द बोला था क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्टली लिखना है, 3 मार्क्स के लिए था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गोज लॉ से एप्लीकेशन थर्ड से रिलेटेड है ये। ठीक है, एक नई क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जैसे कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज का कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज का CGS यूनिट क्या है, स्टेट कूलम, STATCOULOMB स्टेट कूलम। और ये भी कभी पूछता है 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होगा। ये अगर CGS यूनिट चार्ज का स्टेट कूलम है तो 1 कूलम में 3 × 10⁹। कन्फ्यूजन कहाँ होता है पता है, जो 1/4πε0 होता है ना, के जिसको बोलते हैं फोर्स का फॉर्मूला में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 जो आता है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ होता है। और जहाँ की 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, 3 डिफरेंस इतना है, उसमें 9 है इसमें 3 है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन लग सकता है एग्जाम में, आती ये कन्फ्यूजन लग जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 1 मार्क के लिए था। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। और दूसरा भी 1 मार्क क्वेश्चन ही है, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, द चार्ज इज सेड टू बी पॉइंट चार्ज इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका व्हाट इज पॉइंट चार्ज 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज डायपोल मोमेंट, बहुत बार बता चुका हूँ, क्या है, सिर्फ लिखना है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है आपको, P = चार्ज × ट्वाइस है, वही लिखना है। मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। याद रखना, चार्ज सिर्फ मत लिखना, आइदर चार्ज लिखना, क्योंकि डायपोल मोमेंट में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है। हम आइदर चार्ज पकड़ेंगे, आइदर चार्ज मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू चार्ज पकड़ेंगे। ठीक है, एक चार्ज पकड़ेंगे और वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही नेचर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आइदर चार्ज बोलते हैं। एंड सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्ज, 2 चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना होता है डायपोल में, ट्वाइस है। तो उसका प्रोडक्ट को हमें क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्शन। देखो व्हाट इज कंडक्शन ना, इसको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में दे देते हैं, जैसे 224 में फिल इन द ब्लैंक में आया है। ये बोला है कि इन्हें कैसे दिया है, देखो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विद द अर्थ डैश बोल कर दे दिया है। तो क्या बोलते हैं, तो कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या ये कि देखो कंडक्शन में क्या होता है, कोई भी 2 चीज़ जिसमें चार्ज फॉलो हो रहा है, जैसे कि अब ये पेन और मेरा हाथ में, मेरा फिंगर में अगर चार्ज फॉलो होना है, तो जब मैं इसको टच करूँगा तब तो चार्ज फॉलो होगा ना। तो टच करने के बाद जो चार्ज फॉलो हो रहा है ना, उसको कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, कंडक्शन मतलब जो चार्ज हमने टच किया और फॉलो हो रहा है, तो उसको हम कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि 1 मार्क के लिए होगा। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ए फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के ही लिखते हैं। ठीक है, तो फोर्स एट एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, राइट द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कंडीशन क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको फॉर्मूला पता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, PE sin थीटा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो साइन का वैल्यू 0 बैठाने से पूरा वैल्यू 0, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा कंडीशन। ये कंडीशन है जब थीटा इक्वल टू 0 तो टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है कि जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है तो टॉर्क भी 0, तो तब वही हम लोग का एक स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। तो आपको इतना लिखना है, 1 मार्क के लिए होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, जो कि हम लोग ने डेरिवेशन में भी यूज़ किया था। जैसे कि 1 मार्क के लिए आपको होगा ये क्वेश्चन। तो इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। क्वेश्चन में ये नॉर्मली टर्म आपको यूज़ करना है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलरली पास करता है कोई भी सरफेस के साथ। ठीक है, जैसे कि एक प्लेन एक सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलरली मतलब पास आउट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो वर्ड है आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो डेट इज देखिए ये फॉर्मूला भी आप लिख देना, कोई भी डेफिनेशन 1 मार्क का ही हो, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला आप गिवन में नीचे बिलो में लिख देना। ठीक है, डेट इज बोल लिख देना कि क्या फॉर्मूला होगा उसका। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ डायपोल। एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दो होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अब दोनों फॉर्मूला से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो डायपोल में क्या होता है, एक डायपोल में दो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला मान लो ये फॉर्मूला से निकल सकते हो, ये फॉर्मूला से निकल सकते हो, दोनों तरह से। मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर टोटल चार्ज निकलना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना है। अब डायपोल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है, इसलिए पॉजिटिव क्यू प्लस नेगेटिव क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यू दोनों कर जाएगा, आंसर निकलेगा 0। तो एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 होता है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन का सेट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 225 के लिए। तो आज का सेशन आज का इतना ही होगा। तो थैंक यू सो मच। तो आगे भी ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आज के लिए सो मच।